हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक मज़ेदार सा टॉपिक लेके। मेरे पास कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस दे रहे हैं, लेकिन अगर आप थियोरी भी बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया है और इसमें मैं जिम्नोस्पर्म के इंपॉर्टेंट करेक्टर्स को आपको रिवाइज करवाऊंगी। इसमें बच्चों मैंने वो सारे पॉइंट्स लिए हैं जिन पर कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज का लेक्चर सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो बच्चों, जिम्नोस्पर्म की जब हम बात करते हैं तो इसको हम सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म का मीनिंग क्या होता है। अगर आप इस वर्ड को स्प्लिट करते हैं तो दो वर्ड्स आपके सामने आएंगे, एक आएगा जिम्नोस और दूसरा आएगा स्पर्मा। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड्स क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं। नेक्ड होते हैं इसका मतलब क्या है कि ओवरी एब्सेंट होती है, यानी फ्रूट नहीं होता। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एंजियोस्पर्म की बात करूं, फ्लावरिंग प्लांट की बात करूं, और एप्पल या मैंगो सबने खाया होता है, तो उसमें होता क्या है कि एप्पल के जो सीड्स होते हैं उसके चारों तरफ क्या होता है, पल्प होता है। मैंगो की जो गुठली होती है उसके चारों तरफ क्या होता है, पल्प होता है। तो यानी क्या चीज प्रेजेंट है वहां पे, ओवरी फ्रूट प्रेजेंट है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं बच्चों, उसमें ओवरी क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये पहली बात हुई। इसीलिए इनको हम कहते हैं फेनेरोगैम्स विदाउट ओवरी। अब दूसरी बात आती है कि इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है, जैसे जिम्नोस्पर्म्स जो हैं कुछ ऐसे हैं जो फॉसिल्स हो गए, यानी कि जो विलुप्त हो गए, जो एक्सटिंक्ट हो गए, और कुछ ऐसे हैं जो लिविंग हैं। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स को हम किस ऑर्डर में रखते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर याद रखना है वो याद रखना है साइकेडोफिलिकेस। ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें कि आपको फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म मिलेंगे। इसके अलावा बेंटाइटिस और कॉर्डाइटिस, इसमें भी आपको फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म्स मिलेंगे। लेकिन जो एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ऑप्शन में साइकिडोफिलिकेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इन ऑर्डर्स के नाम, खास तौर पे गिंगोएल्स का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें जो मेंबर्स मिलेंगे वो लिविंग एज वेल एज फॉसिल्स मिलेंगे। यानी कुछ ऐसे होंगे जो लिविंग होंगे, कुछ ऐसे हैं जो फॉसिल्स हो गए हैं। तो साइकेडेल्स, गिंगोएल्स, कोनिफेरल्स और नीटेल्स, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। लेकिन फिर वापस आपसे कह रही हूँ कि साइकेडोफिलिकेल्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा और क्वेश्चन ये होगा कि इनमें से कौन सा जो ऑर्डर है उसमें केवल फॉसिल्स ही मिलते हैं। तो आंसर होगा साइकेडोफिलिकेस। फिर आती है बात कि जो जिम्नोस्पर्म है बच्चों, उसमें मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफिटिक। उसके बाद आप अगर देखें जिम्नोस्पर्म को तो इसमें या तो आपको ट्रीज मिलेंगे या आपको श्रब मिलेंगे। उसमें भी मेनली आपको ट्रीज ज़्यादा मिलेंगे। अगर मान लीजिए ऑप्शन में आता है कि मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म्स आर, अब उसमें मान लीजिए ट्री भी दे दिया, श्रब भी दे दिया, हर्ब भी दे दिया या नन ऑफ दीज दे दिया, तो आप बेस्ट आंसर चुनेंगे और आप ट्री पर टिक करेंगे। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिम्नोस्पर्म जितने भी होते हैं वो जीरोफिटिक एडेप्टेशन शो करते हैं। जैसे कि पाइनस की निडल, आज ही मैं एक शॉर्ट अपलोड करूंगी, उसमें मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। पाइनस की जब आप निडल देखेंगे और उस निडल का सेक्शन देखेंगे तो उसमें आपको संकन स्टोमेटा मिलेंगे, उसमें आपको थिक क्यूटिकल मिलेगी, उसमें आपको जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरन काइमेटस मिलेगी। तो ये तीनों फीचर्स ये शो करते हैं कि ये कैसे एडेप्टेशन शो कर रहा है, जीरोफिटिक एडेप्टेशन शो कर रहा है। अब आ जाते हैं हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पर, यानी कि दिखने में इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूट की। इसमें जो रूट सिस्टम होता है वो होता है टैप रूट सिस्टम। जैसे ही मैंने रूट कहा वहां पे फिर आपके सामने दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है साइकस को लेके जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, दूसरा क्वेश्चन आता है पाइनस को लेके, ये भी जिम्नोस्पर्म है। साइकस जिसमें कि क्या मिलती है, कोरेलॉइड रूट मिलती है। कोरेलॉइड रूट जो होती है बच्चों वो होती है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, यानी कि जो सॉइल की सरफेस है उससे ऊपर की तरफ ग्रो करेंगी। और एक खास बात ये कि इसमें ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है किसके साथ, एल्गी के साथ। वहीं पर जो पाइनस है उस पाइनस में आपको सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिलेगा किसके साथ, फंजाई के साथ। जब पाइनस फंजाई के साथ, पाइनस की जो रूट्स हैं वो फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है तो उसको हम कह देते हैं माइकोराइजा। और जब साइकस की कोरेलाइड रूट है तो उसमें क्वेश्चन आता है कि साइकस की कोरेलाइड रूट किसके साथ एसोसिएशन शो करती है, तो आपको नाम याद रखना होगा एल्गी का।
एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और कोरेलॉइड रूट क्या होती है? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट। अब इसमें से कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कोरेलॉइड रूट किस में मिलती है, तो आंसर हो जाएगा साइकस। दूसरी बात, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट ऑफ साइकस इज नोन एज, तो आंसर हो जाएगा कोरेलॉइड रूट। फिर फंजाई के साथ पाइनस जो एसोसिएशन शो करता है उसको क्या कहते हैं? माइकोराइजा। ये 3 क्वेश्चंस भी जरूर से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। प्रेजेंस ऑफ लीफ स्कार इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जिम्नोस्पर्म, SPERM, इसका मतलब ये हुआ लीफ स्कार्स क्या होते हैं? लीफ स्कार्स ये होते हैं बेटा कि मान लीजिए कोई स्टेम है, उस स्टेम पर कोई ब्रांच लगी हुई है, ठीक है, उस ब्रांच पर आपके लीफ प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जो स्टेम है, उस स्टेम पर कभी कोई लीफ थी, लेकिन वो लीफ जो है अब नहीं है, यानी वो फॉल ऑफ हो गई लीफ। तो जब जहां पर लीफ प्रेजेंट थी वहां से लीफ कोई गिर गई और उसने अपनी एक निशान छोड़ दिया, उसको हम कहेंगे लीफ स्कार्स। ये बहुत क्लियरली आपको साइकस में देखने को मिल जाएंगे। तो लीफ स्कार भी किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर आती है बात लीफ की। लीफ बच्चों इसमें होती है निडल लाइक, यानी कि सुई की जैसी, और इसके लिए यानी 2 तरह की लीफ मिलेंगी। एक तो होंगी ग्रीन कलर की, जिनको हम कह देंगे फोलिएज लीफ, और वो उसका शेप क्या होगा? निडल लाइक। दूसरी होंगी ब्राउन कलर की, जिसको हम कह देंगे स्केली लीफ। ये प्रोटेक्शन का काम करती है, और फोलिएज लीफ फोटोसिंथेसिस का काम करती है। अब हम बात करते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी की। बहुत ध्यान से समझना, इस पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको प्लांट में जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें आपको जाइलम और फ्लोएम दोनों देखने को मिलेंगे, लेकिन जाइलम में केवल आपको ट्रेकीड्स मिलेंगी और जाइलम पैरेन्काइमा मिलेगा। तो क्या नहीं मिलेगा? हमें वेसल्स नहीं मिलेंगी, हमें जाइलम फाइबर्स नहीं मिलेंगे। उसी तरीके से फ्लोएम जो कि फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट होगा? सीव ट्यूब्स के थ्रू और फ्लोएम पैरेन्काइमा के थ्रू। तो क्या नहीं मिलेंगी? कंपेनियन सेल नहीं मिलेंगी और फ्लोएम फाइबर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है। जिम्नोस्पर्म का नीटेल्स एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें कि जाइलम वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं और कंपेनियन सेल्स भी प्रेजेंट होती है। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आ जाएगा कि जब मान लीजिए 4 ऑर्डर दे दिया आपको जिम्नोस्पर्म के, जैसे कोनीफेरस दे दिया, नीटेल्स दे दिया, गिंगोयस दे दिया, साइकेडोफिलिकेस दे दिया। अब आपको ये बताना है कि किसमें जाइलम वेसल और कंपेनियन सेल दोनों मिलती है। तो आप किस पर टिक करोगे? आप नीटेल्स ऑर्डर पर टिक करोगे। समझ में आ गई बात? कि जितने भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ बच्चों, ये सारे के सारे वो हैं जो कंपटीशन में आते ही आते हैं। अगर जिम्नोस्पर्म आपके सिलेबस में है तो ये पॉइंट्स करना तो बनता है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सेकेंडरी ग्रोथ इसमें बच्चों देखने को मिलेगी, एनुअल रिंग्स इसमें देखने को मिलेगी। अब फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में वुड जो होती है बच्चों 2 तरह की होती है। एक होती है मेनोजाइलिक और दूसरी होती है पिक्नोजाइलिक। ये सी नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा सा अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आ गई। मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक। मेनोजाइलिक वुड बच्चों वो होती है जो लेस कॉम्पैक्ट होती है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि मेनोजाइलिक वुड में जो पिथ होगी वो वेल डेवलप्ड होगी, कॉर्टेक्स होगा वेल डेवलप्ड होगा, मेडुलरी रेज होंगी चौड़ी होंगी। अब आप सोचो, जब भी आपने डायग्राम देखा होगा तो पिथ क्या होती है? खोखली होती है ना। अब अगर मान लो पिथ में वेल डेवलप्ड कह रही हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? वो वुड कैसी हो गई? लेस कॉम्पैक्ट हो गई। और लेस कॉम्पैक्ट हो गई तो क्या हम उससे फर्नीचर बना सकते हैं? हम बिल्कुल नहीं बना सकते उससे फर्नीचर। तो इसका एग्जाम्पल है साइकस। वहीं पिक्नोजाइलिक वुड कैसी होती है? जो कॉम्पैक्ट होती है। अब कॉम्पैक्ट कह दिया यानी कि पिथ क्या होगी? लेस डेवलप होगी, और साथ ही साथ कॉर्टेक्स क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। मेडुलरी रेस क्या होंगी? कम होगी। तो उसकी वजह से वुड जो होती है वो काफी कॉम्पैक्ट हो जाती है, और यही कारण है कि पाइनस की लकड़ी को हम फर्नीचर बनाने के काम में भी ले सकते हैं। तो ये कहलाती है पिक्नोजाइलिक, जहां वुड कॉम्पैक्ट होगी, और जहां पे वुड लेस कॉम्पैक्ट होगी वो होगी मेनोजाइलिक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेटरल वेन्स एब्सेंट एंड ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज प्रेजेंट। देखो बच्चों, कोई आप हमें पता है कि जिम्नोस्पर्म में जो लीफ होती है वो पिन्नेटली कंपाउंड होती है ना। यानी कि इस तरह की जो लीफ होती है वो पिन्नेटली कंपाउंड होती है, ठीक है। और बीच का जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कह देते हैं? ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कह देते हैं? रेकिस कह देते हैं। ये स्ट्रक्चर जो छोटे छोटे से बनाए हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं लीफलेट, ठीक है। अब लीफलेट में क्या होगा बेटा कि इसमें एक मिड वेन तो होगी, लेकिन जो लेटरल वेन है ना वो नहीं होगी। तो अब यहाँ वाली जो सेल्स हैं, इन सेल्स तक कैसे फूड पहुंचे, कैसे पानी पहुंचे? तो इसके लिए इसमें एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू।
समझ में आ गई बात? इस पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं हेटेरोस्पोरस। हेटेरो कह दिया, इसका मतलब हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी दो तरह के स्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक होंगे माइक्रोस्पोर, दूसरे होंगे मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर कहाँ बनेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया में। मेगास्पोर कहाँ बनेंगे? मेगास्पोरेंजिया में। अब वो लीफ जिन पर की माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगी वो कहलाएगी माइक्रोस्पोरोफिल, और जिन पर मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होगी वो कहलाएगी मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल मिलके बनाते हैं मेल कोन, और मेगास्पोरोफिल मिलके बनाते हैं फीमेल कोन। अब बहुत ध्यान से समझना, जब भी कोई स्पोर जर्मिनेट होता है तो उससे बनता है गैमेटोफाइट। अब अगर माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होगा तो बनेगा मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर जर्मिनेट होगा तो फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर को रिप्रेजेंट कौन करेगा? जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? उसको रिप्रेजेंट करेगी आर्किगोनिया। आर्किगोनिया पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन क्या होते हैं कि आर्किगोनिया जो जिम्नोस्पर्म में होती है उसमें एग और वेंटर कैनाल सेल प्रेजेंट होती है, लेकिन क्या प्रेजेंट नहीं होती? NCC ये क्या होती है? ये एब्सेंट होती है, ये एब्सेंट होती है। ठीक है। अब यहाँ पे से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म में 4 सेल्स के नाम लिख देंगे, जैसे कि एग लिख दिया, वेंटर कैनाल सेल लिख दिया, एंथ्रेजोइड दे दिया और एनसीसी दे दिया। अब आपको ये बताना होगा कि जिम्नोस्पर्म में इनमें से कौन सी सेल एब्सेंट होती है। तो हमारा जवाब क्या होगा? हमारा जवाब होगा एनसीसी, यानी कि नेक कैनाल सेल, ये एब्सेंट होती है। पॉलिनेशन जो होता है विंड पॉलिनेशन होता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं बताने जा रही हूँ आपको कि बच्चों जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है, इसीलिए ये कैसा होता है? हैप्लॉइड। जैसे कि एंजियोस्पर्म में तो आपने देखा है कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है, ठीक है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन दोनों ही चीजें क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। इसीलिए एंडोस्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। इसकी प्लॉइडी पूछी जाती है, और क्वेश्चन में क्या होता है? हैप्लॉइड कह दिया, यानी कैसा हो गया? एन। ये क्वेश्चन आ जाता है कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म किस तरह का होता है, तो ऑप्शन दे देंगे हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या ऑल ऑफ दीज। तो आपको किस पे टिक करना है? हैप्लॉइड पे टिक करना है। अब हम बात करते हैं कि इसमें पॉलीएम्ब्रियोनी भी देखने को मिलती है, और वो पॉलीएम्ब्रियोनी पर्टिकुलरली कौन सी होती है? क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। ये जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी इसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन देखने को मिलेगी, वो डोमिनेंट होगी, और गैमेटोफिटिक जनरेशन जो होगी वो रिड्यूस्ड होगी। तो बच्चों ये टोटल मैंने आपको 28 पॉइंट्स बताए हैं। इन 28 पॉइंट्स पर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब कल जो मैं वीडियो लाऊंगी उसमें मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगी, लेकिन मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप प्लीज़ इसकी थ्योरी भी पढ़ाइए, तो मैंने जस्ट उन पॉइंट्स को पढ़ाने की कोशिश करी है जिसको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वीडियो में कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है, कोई टर्म आपको क्लियर नहीं होती, तो आप मुझे कमेंट करके बहुत आसानी से पूछ सकते हैं। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो बहुत ही बढ़िया। थैंक यू वेरी मच।